हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। कल तक हम रत्नदेव द्वितीय तक पढ़ चुके थे, तो अब आगे देखेंगे। पृथ्वीदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द सेकंड। शासनकाल 1135 से 1165 तक, 30 साल। जीर्णोद्धार राजीव लोचन मंदिर। इनके शासनकाल के दौरान सेनापति जगतपाल ने विलासतुंग द्वारा स्थापित राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य कराया। जानकारी स्रोत है राजिम का शिलालेख। अभिलेख। सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनकी संख्या 14 है। प्रमुख अभिलेख कोटागढ़, राजिम, बिलाईगढ़, कोनी, अमोदा, रतनपुर, पारागांव, घोटिया आदि। पृथ्वीदेव द्वितीय के कोनी शिलालेख से ज्ञात होता है कि हल का प्रयोग भूमि के मापन एवं कृषि के लिए किया जाता था। बिलासपुर जिले के कोनी शिलालेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वाधिकारी पुरुषोत्तम को सलोनी ग्राम दान में दिया गया। कोनी लेख में पशुपालन पर प्रकाश नहीं पड़ता। सिक्का, स्वर्ण सिक्के, तांबे के सिक्के, बहुत ही छोटे आकार के। सेनापति जगतपाल या जगपाल देव। जगतपाल वास्तव में एक बड़ा शूरवीर योद्धा था जो मूलतः उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बड़हा नामक ग्राम का निवासी था। निर्माण कार्य जगपाल देव ने राजिम में रामचंद्र मंदिर का निर्माण कराया था। राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार के पश्चात जगपाल ने स्वयं के नाम पर जगपालपुर नगर बसाया। खड़क तालाब रतनपुर का निर्माण करवाया था। इनके सामंत वल्लभ राज ने खारंग झील रतनपुर का निर्माण कराया। सामंत ब्रह्मदेव ने नारायणपुर, बलौदा बाजार एवं मल्हार में धुरजरी मंदिर व डुमर महल बनवाया। संभवतः मल्हार के धुरजरी मंदिर की नींव पर डिडिनेश्वरी देवी का मंदिर निर्मित है। साम्राज्य विस्तार चक्रकोट बस्तर क्षेत्र में शासित छिंदक नागवंशी शासक कन्हरदेव को पराजित किया। चक्रकोट की पराजय से भयभीत होकर गंगवंशी शासक अनंत वर्मा जोड़गंग ने अपना साहस खो दिया। इसी समय इसकी मृत्यु हो गई और इसका पुत्र जटेश्वर मधुका मारणाव गंगवंश की गद्दी पर बैठा। सामंत ब्रह्मदेव के साथ मिलकर पृथ्वीदेव द्वितीय ने गंगवंशी शासक जटेश्वर मधुका मारणाव को पराजित कर कैद कर लिया। जानकारी बादल महल अभिलेख एवं रत्नदेव तृतीय के खरौत अभिलेख से। पृथ्वीदेव द्वितीय का साम्राज्य अमरकंटक से गोदावरी तक विस्तीर्ण हो चुका था। अन्य विजित क्षेत्र सहरागढ़, सारंगढ़, मेचका, सिहावा धमतरी, कांदा डोंगर, कुसुमभोग, भ्रमर, वद्र, काकरय, कांकेर अर्थात कलचुरियों के साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में। जाजलदेव द्वितीय शासनकाल 1166 से 1168 तक। तुम्माणाधिपति शिलालेख से प्राप्त जानकारियों के अनुसार इनकी उपाधि है तुम्माणाधिपति। निर्माण कार्य चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण में। इन्हीं के शासनकाल में कल्याण देव, अल्हण देव, उल्हण देव ने शिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया था। पातालेश्वर महादेव मंदिर मल्हार। सोमराज नामक एक ब्राह्मण ने मल्हार में इस मंदिर का निर्माण 1167 से 68 ईस्वी में कराया था। अभिलेखीय साक्ष्यों में यह मंदिर केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम से उल्लेखित है। विजय अभियान। इनके शासनकाल में त्रिपुरी के शासक जयसिंह ने रतनपुर पर आक्रमण किया जो असफल रहा। यह युद्ध शिवरी नारायण के समीप हुआ था। इस युद्ध में अल्हण देव जाजलदेव का सहयोग करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। ताम्रपत्र, अमोदा, मल्हार, शिवरी नारायण, समडील ताम्रपत्र।
मल्हार अभिलेख में सोमराज द्वारा मल्हार में पातालेश्वर केदारेश्वर मंदिर बनवाने का उल्लेख है। नोट: अमोदा ताम्रपत्र लेख में वर्णित है कि क्षीरोधीरो नामक एक व्यक्ति ने जाजलदेव द्वितीय को बंदी बना लिया था। जाजलदेव द्वितीय ने अपने ज्योतिषी राघव और पुरोहित नामदेव को बुंदेरा नामक दान में दिया था। जगतदेव शासनकाल 1168 से 1178 ईस्वी। इनकी रानी है सुमल्ला देवी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कौन कौन सी रानियां देख चुके हैं? तो आर पी जे, नोनल्ला देवी, राजल्ला देवी, लाछल्ला देवी, और जगत देव की पत्नी है सुमल्ला देवी। ठीक है, आर पी जे, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजादेव प्रथम। तो रत्नदेव प्रथम की पत्नी का नाम था नोनल्ला देवी, पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम था राजल्ला देवी, जाजादेव प्रथम की पत्नी का नाम था लाछल्ला देवी, और जगत देव जी की पत्नी का नाम है सोमल्ला देवी। ठीक है, इनका शासनकाल 1168 से 1178 ईस्वी में था। रानी है सोमल्ला देवी। जानकारी: इसके पुत्र रत्नदेव द्वितीय के खरोद शिलालेख से, खरोद अभिलेख से ज्ञात होता है कि जाजलदेव के मृत्युपरांत चारों तरफ अशांति व अव्यवस्था फैल गई थी। इस समय उसका बड़ा भाई जगतदेव गंगराज के साथ संघर्ष कर रहा था। जाजलदेव की मृत्यु, अशांति व अव्यवस्था की सूचना से जगतदेव को युद्ध बंद कर रतनपुर लौटना पड़ा। जगतदेव ने रतनपुर राज्य का शासन अपने हाथों में लेकर शांति एवं सुव्यवस्था की स्थापना की। उसने लगभग 10 वर्षों तक रतनपुर में शासन किया। रत्नदेव तृतीय, शासनकाल 1178 से 1198, लगभग 20 साल, था 10 साल। पत्नी रल्हा एवं पद्मा। खरोद शिलालेख में इनकी 2 पत्नियां मिलती हैं, रल्हा एवं पद्मा। ठीक है, शिलालेख है खरोद और पासीद। सेनापति गंगाधर राव जीर्णोद्धार लक्ष्मेश्वर मंदिर खरोद सभा मंडप का, और ये सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया था। शौरी मंदिर खरोद मंडप का सेनापति गंगाधर राव द्वारा कराया गया था। निर्माण कार्य: पूरा राती शिव मंदिर रतनपुर, लखनी देवी एकवीरा मंदिर रतनपुर। जनश्रुति अनुसार सेनापति गंगाधर राव द्वारा अकाल के समय एकवीरा की पहाड़ी पर सन 1179 में माता लक्ष्मी का मंदिर बनवाया गया, जो वर्तमान में अपभ्रंश से लखनी देवी मंदिर कहलाता है। बड़द में हर शिव और हेरंब गणेश मंदिर निर्माण कराया। खरोद शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि इनके शासनकाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण दुर्भिक्ष से अव्यवस्था फैल गई थी। इस संकटापन्न स्थिति में राजा रत्नदेव तृतीय ने गंगाधर ब्राह्मण को अपना मंत्री बनाया, जिसने सूझबूझ और योग्यता से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। प्रतापमल 1198 से 1222। मुद्रा बालपुर 12 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। तांबे के गोल एवं षटकोणे सिक्के जारी किए, जिन पर सिंह तथा कटार की आकृति अंकित है। सामंत, यशराज अथवा यशोराज। ताम्रपत्र, पेंड्रा, बंध
कलचुरी संवत 965 1213 ईस्वी। कुनारी कलचुरी संवत 968 1216 ईस्वी। बिलाईगढ़ से 2 ताम्रपत्र कलचुरी संवत 969 1217 ईस्वी। पवनी ताम्रपत्र विशेष, इन्होंने कलचुरी संवत का अंतिम बार प्रयोग किया था। इसने प्रतापमल ने। अब इन्होंने कितने साल शासन किया? 1198 से 1222, तो 22 साल यहाँ हो गया और यहाँ पर 2 साल एक्स्ट्रा, तो 24। अंधकार युग। प्रतापमल के बाद लगभग 200 वर्ष तक शासनकाल की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, जिसके कारण इस समय को अंधकार युग की संज्ञा दी जाती है। मराठा कालीन रत्नपुर का प्रसिद्ध विद्वान बाबू रेवा राम के अनुसार प्रतापमल देव के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी निम्नलिखित राजाओं के रत्नपुर से सत्ता को संचालित किया, जो इस प्रकार है। स्रोत प्राचीन छत्तीसगढ़, पेज क्रमांक 120। जयसिंह देव, धर्म सिंह देव, इन्हीं के शासनकाल में मुगल बादशाहों की प्रभुसत्ता में रत्नपुर राज्य आ गया। जगन्नाथ सिंह देव, इनके 2 पुत्र हुए, वीर सिंह देव ज्येष्ठ पुत्र और देव सिंह देव। वीर सिंह देव संभवतः वीर सिंह देव के समय कलचुरी वंश रायपुर एवं रतनपुर की कलचुरी में विभक्त हो गया, अर्थात रतनपुर के कलचुरी से एक नवीन शाखा रायपुर कलचुरी की स्थापना हुई। कमलदेव, शंकर साय, मोहन साय, दादूराम, पुरुषोत्तम साय। इनके बाद बहार साय या बहारेंद्र साय ने रतनपुर कलचुरी की सत्ता को संचालित किया। नोट 1440 से 41 के मध्य रतनपुर में महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। तो जगन्नाथ सिंह देव, जिनके 2 पुत्र हैं, वीर सिंह देव और देव सिंह देव। तो वीर सिंह देव ने रतनपुर क्षेत्र और देव सिंह देव ने रायपुर क्षेत्र में शासन किया। तो यहीं से कलचुरी वंश 2 वंश में विभक्त हुआ, एक रायपुर एवं दूसरा रतनपुर के कलचुरी। अब आते हैं बहारेंद्र साय। शासनकाल 1495 से 1544 ईस्वी। तो कितने साल हुआ? 5 साल यहाँ, 44 साल यहाँ, तो 49 साल। कुसंगा, कोसगई कोरबा, ये इनकी राजधानी थी। इनके शासनकाल के दौरान आक्रांताओं और शत्रुओं की लूटपाट बहुत बढ़ गई थी। इस कारण रतनपुर के स्थान पर चोरी खोज गई क्षेत्र में समस्त राजकोष को ले जाया गया और वहीं से शासन करने लगा। अर्थात इन कारणों से बहारेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को राजधानी बनाया और कोषगार की स्थापना की। इनके मंत्री थे माधव। इन्होंने निर्माण कार्य कराया था कोसगई मंदिर, छुरी कोसगई कोरबा में, चैतुरगढ़ का किला, राजधानी कोसंगा कोसगई में कोषागार की स्थापना। इनके अभिलेख हैं। बहारेंद्र शाह के 3 उत्कीर्ण लेख हैं, जिनमें से एक रतनपुर से प्राप्त हुआ है तथा 2 कोसगई से प्राप्त हुए हैं। रतनपुर से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1495 ईस्वी में बहारेंद्र शाह ने महामाया मंदिर के सभागृह का जीर्णोद्धार कराया। साथ ही रतनपुर का प्रसिद्ध बहरैया तालाब भी खुदवाया था। कोसगई से प्राप्त अभिलेख से पूर्ववर्ती शासकों के नाम मिलते हैं, जो निम्न है: सिंघन, रणधीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र, रत्नसेन। जमींदारी। इसने अपने शासनकाल के दौरान सैन्य हक के बदले बिसई ठाकुर बिंजवार को सोनाखान क्षेत्र में जमींदारी स्थापित कर सौंप दिया। बहारेंद्र शाह ने कोसगई किले का अधिपति घाटम्म देव को नियुक्त कर वह किला उसे प्रदान कर दिया था। विशेष, बहारेंद्र शाह के पश्चात उसका पुत्र कल्याण शाह रतनपुर का राजा बना। कल्याण शाह शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी। निर्माण कार्य: रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर निर्माण कराया था। नगर: लालपुर नगर की स्थापना की थी।
ये मुगल दरबार में 8 वर्षों तक सेवा देते रहे। बाबू रेवाराम के अनुसार बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में कल्याण साय का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के मध्य राजस्व संबंधी विवाद हो गया, जिसके कारण तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उसे अपने दरबार में बुला लिया और 8 वर्षों तक उसे अपने दरबार में रखकर राजस्व संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराया। तत्पश्चात उन्हें रतनपुर क्षेत्र वापस भेज दिया गया। किंतु यह किसी प्रमाण के आधार पर लिखा गया है किंतु यह किस प्रमाण के आधार पर लिखा गया है, यह नहीं कहा जा सकता। देवार गीत के अनुसार वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीतों में कल्याण साय का दिल्ली जाना जहांगीर के समय हुआ ऐसा बतलाया गया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, धुनी बैठे वाछाए जेकर बेटा शाहजहां। बादशाह मतलब बादशाह, शाहजहां मतलब शाहजहां। जहांगीर की आत्मकथा के अनुसार जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी के अनुसार कल्याण साय का दिल्ली प्रवास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। इस आत्मकथा में निम्न विवरण उल्लिखित है। शनिवार तारीख 25 खुरदाह को मेरा पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 2000 मोहरे और 2000 रुपए नजराना पेश किया और एक हीरा भेंट किया। वह रतनपुर के राजा कल्याण साय को लेकर मेरे पास आया था। जहांगीर के शासनकाल के 14वें वर्ष लगभग 1619 ईस्वी में यह घटना हुई थी। तुझे के जहांगीरी का अनुवाद जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर के पुत्र परवेज ने कल्याण साय के विरुद्ध सेना भेजी और कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया, जो रत्नपुर का जमींदार था। वहीं कल्याण साय ने जहांगीर को नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किया था। शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय अप्रकाशित के अनुसार गोपाल राय, जो गोपाल्लावीर कहलाता था, वह राजा कल्याण साय को जहांगीर बादशाह के दरबार की हाजिरी से मुक्ति दिलाने हेतु दिल्ली गया और वहां से उसे अपनी पहलवानी के करतूत दिखाकर अपने राजा को केवल वापस ही नहीं लाया, वरन टकोली भी माफ करा ली और खिल्लत आदि दिलवाकर उसका मान मर्तबा भी बढ़वाया। इसने गोपाल राय, जो गोपल्लावीर कहलाता था। राजस्व सुधार, जमाबंदी प्रणाली। इन्होंने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। इस व्यवस्था में राजस्व तथा अन्य राज्य की सूचनाओं को शामिल किया। राजस्व सुधार की इस जमाबंदी व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत हुई, जो कालांतर में नामकरण का एक आधार बना। राजस्व पुस्तिका, इनका राजस्व पुस्तिका महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेज था, जिसके अनुसार रतनपुर राज्य के गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। इस राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चीस्म द्वारा 1868 ईस्वी में किया गया और चीस्म ने इस पुस्तिका के आधार पर रतनपुर और रायपुर के 18 गढ़ अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रशासन का उल्लेख किया। नोट, मुगल शासन काल के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था। प्राचीन छत्तीसगढ़ ठाकुर प्यारेलाल के अनुसार राजा कल्याण साय के पश्चात निम्नलिखित राजाओं ने शासन किया। लक्ष्मण साय सन 1581, शंकर साय 1596, त्रिभुवन साय सन 1622, जगमोहन साय 1635, अदली साय सन 1649, रणजीत साय 1675। लक्ष्मण साय शासनकाल 1581 ईस्वी से प्रारंभ देशबही नामक लेखा पुस्तिका तैयार किया था। तखत सिंह शासनकाल 1685 से 1689 ईस्वी समकालीन, यह मुगल सम्राट और औरंगजेब का समकालीन था। नगर बसाया था तखतपुर और इनके भाई थे सरदार सिंह, बखत सिंह, रघुनाथ सिंह। विशेष पंडित शिवदत्त राय शास्त्री के
रतनपुर इतिहास समुच्चय के अनुसार तखत सिंह पुत्रविहीन थे। उन्होंने अपनी स्त्री का नियोग कराकर पुत्र प्राप्त किया, जिसका नाम राज सिंह था। शिवाजी का रत्नपुर यात्रा। शिवाजी आगरा किले से निकलकर कानपुर इलाहाबाद होते हुए सरगुजा रियासत के घने जंगल पहुंचे। वहां से रतनपुर, रायपुर, चंद्रपुर महाराष्ट्र, करीमगंज महाराष्ट्र होते हुए 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ महाराष्ट्र पहुंचे। इस तरह वे अत्यल्प अवधि के लिए तखत सिंह के शासनकाल में रतनपुर प्रवास पर रहे। राज सिंह शासनकाल 1689 से 1712। निर्माण कार्य बादल महल, रत्नपुर। नगर बसाया राजपुर जूना शहर, रतनपुर के समीप। इनके दरबारी कवि हैं गोपाल मिश्रा, रचना खूब तमाशा 1689 में। विशेष, इसका पुत्र विश्वनाथ सिंह था, जिसने अपने पिताजी के नियोग प्रथा से जन्म होने की जानकारी मिलने के बाद आत्मग्लानि के कारण आत्महत्या कर ली थी। तत्पश्चात राज सिंह ने रायपुर कलचुरी राजकुमार मोहन सिंह को शासन सौंपने का वादा किया था, किंतु राज सिंह की मृत्यु के समय मोहन सिंह के शिकार पर जाने के कारण राज सिंह के चाचा सरदार सिंह शासक बने। सरदार सिंह शासनकाल 1712 से 1732 ईस्वी। सरदार सिंह राज सिंह के चाचा थे, जो उनकी मृत्यु के बाद रतनपुर की सत्ता के बागडोर को संभाले, किंतु वे भी निष्पुत्र थे। इन्होंने अपने मृत्यु के बाद रतनपुर का शासन मोहन सिंह को सौंपने का वचन दिया था, किंतु इनकी मृत्यु के समय मोहन सिंह अनुपस्थित था। इस कारण इनके मृत्यु के पश्चात इनके छोटे भाई रघुनाथ सिंह गद्दीनशीन हो गया। उस समय उनकी आयु 60 वर्ष थी। रघुनाथ सिंह शासनकाल 1732 से 1745 ईस्वी। सरदार सिंह निसंतान था। उसने मरणासन अवस्था में अपने 60 वर्षीय भाई रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। मराठों का आक्रमण 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने ओडिशा अभियान के दौरान आक्रमण किया। मराठा सेना के द्वारा तोप से महल के एक हिस्से को नष्ट कर दिया गया। तभी रघुनाथ सिंह की रानियों ने सफेद ध्वज फहराकर संधि की घोषणा की। रघुनाथ सिंह अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी था, जिसके कारण रघुनाथ सिंह राजकीय कार्यों पर ध्यान नहीं देता था। इस कारण जब मराठा सेना का आक्रमण हुआ तो बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिया। परिणामतः सहजता व सरलता से रतनपुर पर मराठों का कब्जा हो गया। इस तरह रघुनाथ सिंह की टूटी मानसिकता और उदासीनता के कारण भोसलों को बिना युद्ध के रतनपुर साम्राज्य मिल गया और प्रबल प्रतापी हैहवंशी राजे का इतिश्री हो गया। रघुनाथ सिंह 1741 में पराजित होने के बाद भी मराठों के अधीन प्रशासक बना रहा, जिसे 1745 ईस्वी में अपदस्थ कर भोसला शासक रघुजी प्रथम ने मोहन सिंह को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। विशेष, ये कलचिरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक थे, जबकि मराठों के अधीन प्रथम शासक रतनपुर गृह का अंतिम जीवित सदस्य रघुनाथ सिंह था। भास्कर पंत मराठों के भोसले शासक रघुजी प्रथम के सेनापति थे। बंगाल विजय अभियान के दौरान रत्नपुर राज्य में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह के समय 1741 ईस्वी में आक्रमण किया। इसमें सरलता पूर्वक रतनपुर पर अधिकार कर लिया। रघुनाथ सिंह से भास्कर पंत ने संपूर्ण खजाना लूटकर उस पर 1 लाख जुर्माना लगा दिया। भास्कर पंत के आक्रमण के समय मोहन सिंह फिर भी अनुपस्थित था। इस कारण मोहन सिंह के नाम पर विचार न हो पाया
और भोंसले के अधीन प्रशासक के रूप में रघुनाथ सिंह को रतनपुर पर शासन करने का पुनः अधिकार मिला। भास्कर पंत ने मराठा हितों को देखरेख के लिए कल्याणगिरी गोसाई को अपना मुख्तियार बनाया। कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह एवं कल्याणगिरी गोसाई के मध्य मतभेद होने के कारण कुछ समय पश्चात ही कल्याणगिरी गोसाई को निकाल दिया गया। मोहन सिंह रतनपुर राजसत्ता की लालसा से बलवा मचाने का प्रयास किया, दंगा फसाद, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। इससे क्षुब्ध होकर मोहन सिंह नागपुर चला गया और रघुजी प्रथम की सेवकाई ग्रहण कर ली। 1745 में रघुजी प्रथम ने द्वितीय बंगाल अभियान के दौरान रतनपुर पर पुनः आक्रमण किया और रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर मोहन सिंह को रतनपुर का शासन सौंप दिया। भास्कर पंत की 1744 से 45 में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय अलीवर्दी खां बंगाल के शासक द्वारा धोखे से मनकुटा नामक स्थान पर हत्या कर दी गई। मोहन सिंह शासनकाल 1745 से 1757 ईस्वी, मृत्यु 23 जनवरी 1757 रतनपुर। इसके मृत्यु के पश्चात रघुजी प्रथम ने अपने पुत्र बिंबाजी भोसले को रतनपुर का शासक नियुक्त किया। मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक था। कलचुरियों की समाप्ति का षड्यंत्र इसने ही रचा था और मराठों को आक्रमण हेतु आमंत्रित किया था। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शासक एवं उनकी पत्नी, तो रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जजालेदेव प्रथम, ये हैं RPJ। उसके बाद जगत देव और रत्नदेव तृतीय। तो रत्नदेव प्रथम की पत्नी है रानी नोनल्ला देवी, पृथ्वीदेव प्रथम की राजल्ला देवी, जजालेदेव प्रथम की लाचल्ला देवी। जगत देव की सोमल्ला देवी। रत्नदेव तृतीय की दो पत्नी है, रल्हा और पद्मा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक सोच सकते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है नोरा, नोरा ला सोम। ठीक है, तो आप इमेजिन करिए कि नोरा नाच रही है, नोरा फतेही, तो नोरा ला दारू, दारू पिलाओ, नोरा ला दारू पिलाओ, दारू से सोम। और उसके बाद उसके बैकग्राउंड में दो लोग नाच रहे हैं, एक रल्हा और पद्मा। ठीक है, तो RPJ जगतदेव, रत्नदेव थर्ड, RPJ JR, नोरा ला दारू पिलाओ, रल्हा पद्मा। ठीक है, नो से नोनल्ला देवी, R से राजल्ला देवी, लाछल्ला देवी, दारू से सोम, सोम से सोमल्ला देवी, उसके बाद रल्हा और पद्मा, रत्नदेव तृतीय। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की राजधानी तुम्माड़ है, कलिंगराज की, केके वाला, केके कलिंग कमल, कलिंगराज ने तुम्माड़ को बनाया था। फिर आरपीजे, आरपीजे के आर ने रत्नदेव प्रथम ने रत्नपुर बनाया। फिर बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय ने छुरी को उसकाई। ठीक है, उसके बाद केशव देव और रामचंद्र देव ने खलहारी, ब्रह्मदेव ने रायपुर। कलचिरी कालीन शासकों द्वारा जीर्णोद्धार स्थापत्य, जाजालेदेव प्रथम ने शिव मंदिर पाली 12वीं सदी में, पृथ्वीदेव द्वितीय राजीव लोचन मंदिर 12वीं सदी में, रत्नदेव तृतीय लक्ष्मण मंदिर खरौद 12वीं सदी में, शौर्य मंदिर खरौद 12वीं सदी में, बहारेंद्र शाह ने महामाया मंदिर की सभागृह रतनपुर में 15वीं सदी थी। ठीक है, तो ये सभी 12वीं सदी है, सिर्फ एक ही 15वीं सदी है
कौन? बहादुर हिंदुस्तान। इसने क्या कराया था? महामंदिर की सभागृह रतनपुर का इनोवेशन कराया था। और किस किसने काम कराया था? तो प्रथम द्वितीय तृतीय, ये याद रखिए। और इसको उल्टा याद रखिए, RPJ। प्रथम द्वितीय तृतीय RPJ। चाचार्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय। ये सब 12वीं सदी, 12वीं सदी, 12वीं सदी। ठीक है। इसने शिव मंदिर कराया था पाली में, राजीव लोचन मंदिर रांची में, लक्ष्मणेश्वर और शौरी। ठीक है। शिव मंदिर, राजीव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शौरी मंदिर, महामाया मंदिर। ठीक है, बार बार करने से याद हो जाएगा। कलचुरी कालीन नगर स्थापत्य, रत्नदेव प्रथम ने रत्नपुर 11वीं सदी, जाजालयदेव प्रथम ने जांजगीर 11वीं सदी, वल्लभ राज ने हटकेश्वरपुरी 12वीं सदी, अकाल देव ने अकलतरा 12वीं सदी, रामचंद्र देव ने रायपुर 14वीं सदी में, तखत सिंह तखतपुर 17वीं सदी, राज सिंह ने राजपुर जूना शहर 17वीं सदी, जगपाल ने जगपालपुर, कल्याण शाह ने लालपुर 16वीं सदी। ठीक है। इसको याद करने के लिए इसको ऐसे छिपाकर रिकॉल करने की कोशिश कर रही हैं कि रत्नपुर को किसने किया था? रत्नदेव फर्स्ट ने। जहांगीर को जाजालयदेव ने। हटकेश्वरपुरी किसने किया था? अकलतरा किसने किया था? रायपुर ब्रह्मदेव ने किया था शायद। तखतपुर तखत सिंह। जगपालपुर जगपाल देव, लालपुर याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो हटकेश्वरपुरी को किया था वल्लभ राज ने, अकलतरा को अकाल देव ने, रायपुर रामचंद्र देव, सॉरी ठीक है, ब्रह्मदेव। एक मिनट यहाँ पर। अच्छा, राजधानी ब्रह्मदेव ने बनाया था, स्थापित किया था रामचंद्र देव ने। तखतपुर तखत सिंह, राजपुर राज सिंह, जगपालपुर जगपाल सिंह, लालपुर कल्याण कल्याण साय। इसे बात बात करने से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं। कल हम देखेंगे रायपुर के कल्चरों की लहरी शाखा।